आप सभी के बीच में ये बायो साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका बायो साइंस का कोई भी वीडियो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, क्योंकि लगभग जो है हम सभी के सभी क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर कहीं भी कोई डाउट लगे तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जितना भी लोग हैं ज़रूर पढ़ाई अब शुरू कर दे, किसी भी स्टेट के हैं। आप राजस्थान हैं, बिहार के तो अब नज़दीक ही है, बहुत नज़दीक आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है, या आप हरियाणा के हैं, कहीं के भी हैं, किसी भी स्टेट के हैं, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं फर्स्ट ईयर का, तो आपका बायो साइंस सबसे इम्पोर्टेंट करी होता है, ठीक है। तो आज ये आपका लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग डिफिनीसन शुरू करने वाले हैं। डिफिनीसन शुरू करेंगे और उस डिफिनीसन के बाद जो है आप लोग को बहुत सारे चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डिफिनीसन एक टर्म होता है, एक पद होता है, जो आप पूरे बायो साइंस के जो जितने भी निचोड़ होंगे उस डिफिनीसन में आ जाएंगे, ठीक है। हल्का फल्का चीज़ें जान जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता रहेगा एग्जाम में, वो क्वेश्चन आप परिभाषा जानते रहेंगे या उसके बारे में जानेंगे तो लिख सकते हैं। परिभाषा इतना ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। बाकी आज हम लोग 3-4 क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने में है, एक क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं लिम्फ नोड्स के ऊपर, एक क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं पैंक्रियाज, और एक क्वेश्चन लेकर आए हैं ईयर के ऊपर, कान के ऊपर, ठीक है। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पीयूष ग्रंथि क्या होता है, इसके कार्यों रचनाओं के बारे में लिखे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है प्यूटरीट ग्लैंड, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि होता क्या है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित होता है, ठीक है। इस ग्रंथि को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। सबसे पहला याद रखिए, पीयूष ग्रंथि का व्यास इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, और इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि का जो डायमेंशन होता है, डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, वो लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है, समझ गए। यह मस्तिष्क के आधार की हाइपोफिशियल फौसा में हाइपोथैलेमस के नीचे एक डंठल जैसी रचना से जुड़ी मटर के दाने के बराबर भूरे रंग की ग्रंथि होती है। इसके बारे में समझिए। पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का जो रचना होता है यह लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास का होता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? तो ये मस्तिष्क के आधार, यानी मस्तिष्क के नीचे वाले भाग, मस्तिष्क के आधार में, बेस में हाइपोथैलेमस जो होता है उसके नीचे जो है ये एक डंठल जैसी रचना के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, समझ गए। और ये इसका जो शेप होता है ये मटर के दाने के जो है लगभग बराबर होता है, समझ गए। ये भूरे रंग का एक ग्रंथि होता है, और ये जो है ये कहाँ पे स्थित होता है? तो ये हाइपोफिशियल फोसा में हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, समझ गए। होता कहाँ पे है ये? तो ये हाइपोफिशियल फोसा में होता है, समझ गए चीज़ को। तो प्यूटरीट ग्रंथि के बारे में समझ गए। चलिए अब देखिएगा, इसमें मेनली रूप से 2 खंड होते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब और एक होता है पोस्टेरियर लोब, ठीक है। आपको कहीं कहीं से देखने को मिलता होगा, कहीं कहीं पे लिखा होता है कि इसमें 3 खंड होते हैं, ठीक है। एक जो है एंटीरियर आगे वाला, एक होता है पोस्टेरियर पीछे वाला, और एक होता है बीच वाला, ठीक है। तो बाकी जो है हम लोग यही देखे हैं। इसमें मुख्य रूप से एंटीरियर और पोस्टेरियर 2 होता है, और एक मध्य वाला भाग होता है, समझ गए। चलिए देखिए, प्यूटरीट ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। प्यूटरीट ग्रंथि के अग्र खंड से जो है विभिन्न 11 हार्मोन उत्पन्न होते हैं, या विभिन्न हार्मोन उत्पन्न होते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है, ठीक है। देखिए, पोस्टेरियर एंटेरियर दोनों से जो है क्या होता है आपका जिस भी आप लोग जानते हैं कि अलग अलग ग्रंथि से क्या होता है कि हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है, जो सीधा ब्लड में जाके मिल जाता है, और वो जो है शरीर के उस जगह जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ पे जाके वो हार्मोन अपना प्रभाव दिखाता है, ठीक है। हार्मोन चूँकि एक रासायनिक उसमें घटक मिला होता है, जिसके बढ़ने और कमने से क्या होता है, मनुष्य के शरीर प्रभावित होता है, ठीक है। तभी ना देखते होइएगा कि अगर किसी का थायराइड बढ़ता है तो जो है थायराइड से शरीर सूखने भी लगता है, और एक थायराइड जो होता है उससे शरीर फूलने भी लगता है। तो यही जो चीज़ें होता है, इंसुलिन के कमी, इंसुलिन के अगर कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका इंसुलिन के कमी से जो है आपका क्या हो जाएगा, तो डायबिटीज़ हो जाता है, बढ़ने से भी प्रॉब्लम होता है। तो यह कंट्रोल जो है हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही जो है आपका
उसका कंट्रोल जो है कौन करता है, सभी ग्रंथियों से जो निकलने वाला हार्मोन होता है उसको जो है कंट्रोल कौन करता है, मास्टर ग्रंथि कहता है। इसीलिए जो है इसीलिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। समझ गए चीज़ को। चलिए, तो ये तो आप जान गए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। ओके, चलिए तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताया, क्या क्या बताया, तो एक बात समझ लीजिए। जो आपका ये क्या है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है इसमें जो है 2 लोब होता है, आप लोग समझ गए। जो है भाग अलग अलग होता है, लेकिन इसमें जो लोब होता है, खंड जो होता है 2 होता है। एक होता है एंटेरियर मतलब आगे वाला, और एक होता है पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। 2 भाग 2 लोब होते हैं किसमें, आपका क्या बोलते हैं इसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। चलिए समझ लीजिए। चलिए अब देखिए अलग अलग हार्मोन है, तो अभी जो हम ऊपर कुछ हार्मोन 6-7 जो है हार्मोन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये आपका जो है एंटेरियर से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है, ठीक है। मतलब आगे वाला जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो आगे वाला भाग है एंटेरियर लोब से देखिए कौन कौन हार्मोन स्रावित होता है। पहला है GH, जिसको ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए क्या होता है वृद्धि हार्मोन। देखिए यह हार्मोन अपना प्रभाव शरीर विकास व वृद्धि पर लगाता है। यदि यह हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित होता है तो शरीर की वृद्धि एवं विकास भी समान व समुचित ही होता है, ठीक है। देखिए वृद्धि हार्मोन भी जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के किस वाले भाग से स्रावित होता है, तो ये जो है आपके एंटेरियर वाले भाग, आगे वाले भाग से, ठीक है। ये हार्मोन क्या करता है कि आपके शरीर में स्रावित होता है और आपके शरीर के लिए वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। अगर इसमें सही से नहीं होगा तो वो शरीर का जो है वृद्धि और विकास सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फिर जो है आपके शरीर में उचित विकास जो है नहीं हो पाएगा इसके कमी से, ठीक है। तो पहला हार्मोन हो गया ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। चलिए इस हार्मोन से शरीर के समस्त अंगों को वृद्धि प्रभावित होती है। बाल अवस्था में यह हार्मोन अस्थि तंत्र की वृद्धि, विकास एवं वृद्धि दर पर भी नियंत्रण करता है। मतलब टोटली जो वृद्धि हार्मोन होगा वो वृद्धि से रिलेटेड काम करेगा, वृद्धि और विकास से, जिसमें समस्त अंगों को जो है प्रभावित होता है। समझ गए, वृद्धि। ओके, चलिए दूसरा होता है पीएच होता है। पीएच मतलब कहा जाए प्रोलैक्टिक हार्मोन, सीधा है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, देख लीजिए, यह हार्मोन महिलाओं में दूध स्राव को बढ़ाता है। स्त्रियों में यह गर्भावस्था के समय ही स्तनों की वाहिनियों डक्ट्स को विकसित करता है और प्रसव के बाद में महिलाओं में दूध के उत्पादन को प्रेरित एवं दूध की मात्रा में भी वृद्धि करता है, इसलिए इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन, पीएच हार्मोन जो होता है यह मेनली रूप से महिलाओं में क्या करता है कि महिलाओं को स्तन में दूध को विकसित करता है, महिलाओं को स्तन में जो है दूध को प्रेरित करता है कि जो है दूध जो है जब महिला प्रसव के बाद क्या होता है कि महिलाओं को स्तन से दूध जो है इसी हार्मोन के जो है कारण आता है। समझ गए ना, प्रोलैक्टिक हार्मोन के कारण, समझ गए। ये दूध को प्रेरित करता है और दूध के मात्रा को क्या करता है, वृद्धि भी करता है। समझ गए, इसलिए इसे जो है लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। तो प्रोलैक्टिक हार्मोन के समझ गए कि प्रोलैक्टिक क्या करता है कि महिलाओं में जो है दूध स्राव सिक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। स्त्रियों में गर्भावस्था के समय यह स्तनों की वाहिनियों जो डक्ट होता है उसको विकसित करता है और प्रसव के बाद जो है महिलाओं में दूध के उत्पादन को प्रेरित करता है, दूध के मात्रा को बढ़ाता है। मतलब टोटली यह जो है मिल्क के प्रोडक्शन, मिल्क के सिक्रेशन में जो है रोल निभाता है प्रोलैक्टिक हार्मोन, पीएच हार्मोन, ठीक है। चलिए तीसरा यहाँ पे देखिएगा थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन है। क्या है, थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन है, जिसको हम लोग TSH कहते हैं। समझ गए, TSH, जिसको हम लोग थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन अबटू उद्दीपक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि की क्रिया और उसकी वृद्धि को उत्तेजित करता है, ठीक है। यह इस ग्रंथि से देखिए ट्राई आयोडोथायरोन T3 जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है, तथा थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव जो है होता है। समझ गए, यदि रक्त में इन हार्मोनों की मात्रा अधिक हो जाती है तो थायराइड उद्दीपक TSH को स्राव होना कम हो जाता है, ठीक है। देखिए आपके जो आपका एंटेरियर जो है, समझ गए, इसी एंटेरियर वाले भाग से प्रोलैक्टिक हार्मोन पीएच भी, जीएच भी, ग्रोथ हार्मोन भी, ठीक है, और टीएसएच भी जो है यहीं से थायराइड ग्रंथि द्वारा जो है क्या होता है, जो आपका थायराइड ग्रंथि होता है ये थायराइड ग्रंथि के क्रिया कामों को और उसकी वृद्धि को उत्तेजित करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका
ए वाला भाग है क्या बोलते हैं, जो आपका प्यूट्रिट ग्लैंड होता है यह खुद भी हार्मोन को सीक्रेट करता है, चूँकि यह ग्लैंड है तो सीक्रेट करेगा ही, तथा ये उन ग्लैंडों से सीक्रेट होने वाले हार्मोन को कंट्रोल भी करता है, समझ गए। उसके अगर वहाँ से ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट होगा तो उसके मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। ज़्यादा सीक्रेट हो जाएगा तो उसे कंट्रोल करता है कौन, यही प्यूट्रिट ग्लैंड ही। तो थायराइड ग्लैंड से जो आपका T3 और TH थायरोक्सिन और थायरोड और ट्राईथायरोडाइरोडिन जो होता है थायराइड ग्रंथि से जो सीक्रेट होता है उस पर ये अपना कंट्रोल दिखाता है, समझ गए। तो अब TSH समझ गए, TSH के बारे में कि TSH कहाँ से कंट्रोल होता है। तो TSH भी जो है आपका एंटेरियल लोब से ही जो है कंट्रोल होता है, और स्रावित कहाँ से होता है, तो थायराइड ग्लैंड से। यदि रक्त में इन हार्मोनों को संख्या अधिक मात्रा हो जाता है तो थायराइड उद्दीपक हार्मोन TSH का स्राव जो है कम हो जाता है, और इसका निर्देश कौन देता है, प्यूट्रिट ग्लैंड देता है कि भाई अब तुम रुको, क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है थायरोक्सिन हार्मोन या थायरोइडोनोनिन बहुत हो चुका है, तुम रुको, अब थोड़ा देर के बाद जो है फिर सीक्रेट होना, ठीक है। ये जो है आपका होता है TSH, समझ गए। चलिए चौथा यहाँ पे देखिएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH होता है, ठीक है। LH PH GH TSH ये सब याद रखिएगा, ये सब जो है आपके नॉलेज के लिए यूजफुल है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है देख लीजिए, यह हार्मोन स्त्रियों में एक प्रकार के अंतःस्रावी ऊतक कार्पस ल्यूटियस का निर्माण करता है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियस एक पीले रंग का पिंड जैसी रचना होती है, ठीक है, जो डिम्ब ग्रंथि में स्थित होती है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक जनन ग्रंथि पोषक हार्मोन है जिसके द्वारा डिम्बो उत्सर्जन एवुलेशन के लिए उत्तेजना मिलती है, जिसके कारण परिपक्व अंडाणु को मुक्त किया जाता है, ठीक है। देखिए बेशक कहा जाए जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है तो ये हार्मोन जो होता है यह स्त्रियों में अंतःस्रावी ऊतक जो होता है कार्पस लुटियस इसका निर्माण करता है, और ये कार्पस लुटियस जो है क्या करता है, ये कार्पस लुटियस डिम्बो उत्सर्जन मतलब ओवुलेशन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समझ गए। यह जो है पीले रंग का पिंड जैसा रचना होता है कौन, LH कार्पस लुटियम, ठीक है। जो कार्पस लुटियम क्या करता है कि कार्पस लुटियम कहाँ होता है, डिम्ब ग्रंथि में होता है, ठीक है, ओवरी ग्लैंड में होता है। अभी डिम्ब ग्रंथि में होने के कारण क्या होता है कि यह जो है जो भी डिम्ब बनता है, जो अंडा बनता है, उसके लिए यह जनन के लिए पोषक प्रोवाइड कराता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि एक जनन ग्रंथि पोषक हार्मोन होती है, यह क्या है, यह एक पोषक हार्मोन होता है। ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है यह जो है पोषक हार्मोन होता है, जनन ग्रंथि पोषक हार्मोन होता है, ठीक है, जो क्या करता है डिम्बोत्सर्जन के लिए उत्तेजित करता है, मतलब ओवुलेशन के क्रिया में यह बहुत ज़्यादा रोल निभाता है, ठीक है। और जो परिपक्व अंडाणु होते जो मैच्योर एग होता है उसको मुक्त किया करने में ये मदद करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, समझ गए। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और प्रोलैक्टिन हार्मोन PH दोनों कहीं ना कहीं फीमेल से रिलेटेड है। एक जो है अंडोत्सर्जन की और उसके जो है जनन पोषण में निभाता है रोल, और एक जो है दूध है, एक जो है मिल्क सीक्रेट या मिल्क बनाने में रोल निभाता है, समझ गए। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं अधिवृक्क, एक है आपका क्या चीज़ है, एड्रीनोकॉर्टिकोइड्स, ठीक है ना, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, A से एड्रीनो, C से कॉर्टिको, T से ट्रोपिक और H से हार्मोन, समझ गए। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH क्या करता है कि जो एड्रीनल यह हार्मोन कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं, इस ACTH को कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं। यह हार्मोन जो है एड्रीनल को बढ़ाता है। इस हार्मोन के द्वारा स्टेरॉयड हार्मोन का स्रावन बढ़ता है और कॉर्टिसोल हार्मोन को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन को कमी होने पर एड्रीनल ग्रंथि कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। अगर यह हार्मोन अधिक स्रावित हो तो कुशिंग रोग हो जाता है। इसमें त्वचा पीली पड़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, त्वचा के नीचे रक्त स्राव होने से त्वचा नीली पड़ जाती है, समझ गए। देखिए जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन देख रहे हैं ACTH, ये क्या करता है कि यह एड्रीनल को बढ़ाता है,
तथा स्टेरॉयड हार्मोन का स्राव को भी बढ़ाता है और कॉर्टिसोल हार्मोन को नियंत्रित करता है। समझ गए, दो हार्मोन को क्या करता है, यह बढ़ाता है और नियंत्रित करता है। किसको, स्टेरॉयड हार्मोन को, स्रावन को बढ़ाता है और कॉर्टिसोल के स्राव को नियंत्रित करता है। दोनों क्या है, कॉर्टिसोल और स्टेरॉयड दोनों हार्मोन है जो कहाँ से स्रावित होता है, एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है, तो दोनों किडनी के ऊपर होता है। समझ गए, इस हार्मोन की कमी होने पर, समझ गए, ये दोनों कॉर्टिसोल और स्टेरॉयड हार्मोन के कमी होने पर क्या होता है कि एड्रीनल जो ग्लैंड होता है उसका कार्य क्षमता प्रभावित होता है। और जब कार्य क्षमता प्रभावित होता है, समझ गए, कम हो जाता है, कार्य क्षमता कम हो जाता है। अगर ये हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है, कॉर्टिसोल ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है, तो फिर जो है व्यक्ति में कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, कुशिंग रोग हो जाता है। ठीक है, जिसमें त्वचा पीली पड़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है और त्वचा के नीचे से रक्तस्राव होने लगता है, त्वचा नीली पड़ जाता है। तो ये आपका हो जाता है ACTH हार्मोन। समझ गए, जो कि एड्रीनल के द्वारा ही कंट्रोल होता है, जो आपका किसके द्वारा होता है कंट्रोल, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ओके, चलिए, छठा है पुटिका। पुटिका कहा जाए तो फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन। समझ गए, देख लीजिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ठीक है, एक होता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, देख लीजिए, पुरुषों में यह हार्मोन वृषणों की शुक्राणु बनने वाली कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, जिससे शुक्राणुओं के निर्माण एवं संख्या में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त यह हार्मोन शुक्राणु निर्माण की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। FSH हार्मोन स्त्रियों की डिम्ब ग्रंथियों की पुटिकाओं, ओवेरियन फॉलिज को उत्तेजित करता है। ठीक है, इनसे सही मात्रा में ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होता है, जो एक प्रकार का यौन हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, देखिए, FSH जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह जो है स्त्री पुरुष दोनों में काम करता है। ठीक है, पुरुष में यह स्पर्म को निर्माण को, स्पर्म के विकास को, ठीक है, उसके वृद्धि को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। वैसे कोशिकाओं को उत्तेजित करता है जो स्पर्म को वृद्धि करता है, स्पर्म को विकास करता है और उसको जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये जो हो गया पुरुषों में। लेकिन यह क्या करता है, FSH हार्मोन जो होता है यह स्त्रियों के जो डिम्ब ग्रंथि होता है, जो ओवरी जो होता है, ओवरी ग्लैंड जो होता है, उसमें जो है यह उत्तेजित करता है। किसको उत्तेजित करता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावन को उत्तेजित करता है और यह एक प्रकार का क्या होता है, यौन हार्मोन होता है। समझ गए, तो इसको जो है याद आप लोग रखिएगा, FSH का क्या काम है। समझ गए, चलिए, अब यहाँ पे हम लोग ऊपर देख लिए, LH देखे हैं, PH देखे हैं, GH देखे हैं, TSH देखे हैं, FSH देखे हैं और क्या देखे हैं, AS, समझ गए ना। उसके बाद देखे हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। समझ गए, ACTH भी देखे हैं। तो वो हो गया आपका एंटीरियर वाला भाग, आगे वाला भाग से स्रावित होने वाला और कंट्रोल होने वाला। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए पश्च खंड है, पोस्टेरियर लोब है। ठीक है, पश्च मतलब पीछे वाला, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पीछे वाला भाग है, उससे कौन कौन हार्मोन जो है सीक्रेट होता है। ठीक है, देख लीजिए, तो मुश्किल से जो पीछे वाला भाग है उससे दो हार्मोन होता है। एक होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या इसी को वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, डाययूरेटिक वह पदार्थ होता है जो मूत्र विसर्जन को डाययूरेटिक विसर्जन को उद्दीपन करता है, समझ, उत्तेजित करता है, मतलब यह मूत्र के मात्रा को बढ़ाता है, डाययूरेटिक। ठीक है, जबकि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रिन भिन्न भिन्न तरह के 9 एमिनो अम्ल से बना पेप्टाइड है। इनकी मुख्य भूमिका शरीर के द्रव संतुलन के समायोजन में सहायता करता है। एंटी डाययूरेटिक का काम होता है कि अगर शरीर में बहुत ज़्यादा पानी हो जाए, तरल हो जाए, तो जो है ये शरीर से बाहर तरल को निकासी करता है या मूत्र के क्रिया को बढ़ाता है। ठीक है ना, कौन, डाययूरेटिक। और एंटी डाययूरेटिक वो होता है कि शरीर में अगर आपका पानी का कमी होगा, तो अगर हमेशा की तरह समान तरीक़ा से ही अगर मूत्र विसर्जन होने लगेगा तो क्या होगा, शरीर में तरल कमेगा और पानी कमेगा, तो ऐसे में दिक्कत होगा। तो एंटी डाययूरेटिक शरीर को तरल को क्या करता है, कंट्रोल में बना के, समायोजन बना के रखता है। यही हो गया एंटी डाययूरेटिक और वैसोप्रिन। ठीक है, ये हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन क्या है, देख लीजिए, यह हार्मोन एमिनो अम्ल से बना पेप्टाइड है। ठीक है, इस हार्मोन के द्वारा प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन एवं प्रसव के उपरांत शिशुओं के दूध पान के लिए दूध निक्षेपित को उद्दीपित करता है। ठीक है, प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की चिकनी पेशियों में संकुचन पैदा करता है। ठीक है, गर्भाशय के अंतिम दिनों में गर्भाशय ऑक्सीटोसिन के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो जाता है तथा प्रसव क्रिया के समय स्राव की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है,
देखिए ऑक्सीटोसिन मुख्यतः क्या करता है कि यह एमिनो अम्ल से बना पेप्टाइड है जो इस हार्मोन के द्वारा क्या होता है कि जब डिलीवरी होता है, जब लेबर के समय क्या होता है कि जो यूट्रस होता है उसमें क्या होता है स्पाज्म की क्रिया, संकुचन की क्रिया, एस्टोनोसिस की क्रिया को और साथ में प्रसव के बाद जो है शिशुओं के लिए दूध पान को निक्षेपित करना इसका काम होता है। मतलब दूध का निकासी करना स्तन से और साथ में दूध को उत्तेजित करता है, तभी तो स्तन से दूध निकलता है ना। तो ये जो है क्या करता है ऑक्सीटोसिन का काम होता है कि गर्भाशय में संकुचन लाना, समझ गए। और साथ में यह जो है प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि सिक्रेट करता है तरल पदार्थों का, जिससे क्या होता है पेशियाँ वहाँ का चिकना होता है और संकुचन पैदा होता है, समझ गए। तो ऑक्सीटोसिन का यही आपका रोल होता है गर्भाशय में, और साथ ही क्या करता है ये दूध की मात्रा को भी बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन, समझ गए। चलिए यह बहुत ज़्यादा गर्म होता है, समझ गए। चलिए वो हो गया आपका समापत। अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई प्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताइए, लिख दीजिएगा। अब अग्नाशय के बारे में देखते हैं। देखिए अग्नाशय पैंक्रियाज मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, अर्थात यह एक्सोक्राइन तथा एंडोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। देखिए अग्नाशय पैंक्रियाज जो है यह एक मिश्रित ग्लैंड है, ठीक है, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार का है, समझ गए चीज़ को। चलिए आगे देखिए, ये 5 नंबर में पूछता है, तो उसमें ये लिखने के बाद आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा, समझ गए ना। पैंक्रियाज का चित्र भी बनाना पड़ेगा। चित्र का एक हम जो है सेपरेट वीडियो ही बना दिए हैं, जाके आप लोग देखिए। टोटल उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है पिक्चर ही है कि कौन कौन पिक्चर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बहिर्स्रावी अग्नाशय एक्सोक्राइन पैंक्रियाज के द्वारा अग्नाशय रस पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन किया जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन के डाइजेशन में सहायता होता है, ठीक है। अब एक चीज़ जान लीजिए, यह दोनों प्रकार के हार्मोन को सिक्रेट करता है कौन, पैंक्रियाज। तो दोनों प्रकार में जो एक्सोक्राइन होता है, जो बाहर की तरफ वाला जो आपका स्रावित करता है, वो होता है आपका अग्नाशय रस पैंक्रियाटिक जूस को ये स्रावित करता है, ठीक है। कौन, एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, जो क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन को पाचन में सहायता करता है, पैंक्रियाटिक जूस, समझ गए। चलिए अब इसमें और देखिए, एक्सोक्राइन देख लिए, चूँकि यह दोनों प्रकार का है। तो देखिए अंतःस्रावी अग्नाशय इंडोक्राइन पैंक्रियाज में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जो पैंक्रियाज बाह्य वाला एक्सोक्राइन होगा वो तो पैंक्रियाटिक जूस करेगा, जिससे भोजन पाचन मिलता है छोटी आंत में, ठीक है। लेकिन जो अंतःस्रावी अग्नाशय होता है वो क्या करता है कि 3 उसमें कोशिका होता है, जो अलग अलग हार्मोन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला होता है अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका किसको जो है स्रावित करता है, तो अल्फा जो कोशिका होता है यह अंतःस्रावी अग्नाशय ग्रंथि है, जो क्या करता है कि ग्लूकोगॉन को सिक्रेशन करता है, समझ गए ना। अल्फा आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पैंक्रियाज का अल्फा कोशिका किस हार्मोन को सिक्रेट करता है, तो देख लीजिए ग्लूकोगॉन को, समझ गए। चलिए इस सब लिखिएगा। उसके बाद देखिएगा बीटा कोशिका इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। बीटा किसको सिक्रेट करता है, तो इंसुलिन का, ठीक है। डेल्टा कोशिका सोमेस्टोटिन का सिक्रेशन करती है। डेल्टा कोशिका किसको सिक्रेशन करती है, तो सोमेस्टोटिन को सिक्रेशन करती है, समझ गए। तो ये इतना आप लिख देंगे और चित्र बना देंगे तो जो है आपका 5 नंबर पैंक्रियाज का मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चित्र जरूर बनाइएगा, एनाटॉमी में चित्र के बिना बहुत दिक्कत हो जाता है, समझ गए। चलिए कान के बारे में हम लोग अब देखने वाले हैं। कान क्या होता है, तो देखिए कान ईयर के बारे में आपसे पूछेगा तो लिख दीजिएगा कान होता क्या है, कान में कितने लेयर में कान बना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है सबसे इम्पोर्टेंट कान का जो भाग होता है वो मध्य भाग होता है, समझ गए। संतुलन कहाँ बनता है, इसी भाग में बनता है, क्योंकि जो ऑसिकल होता है, हड्डी होता है, यहीं पे होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, कान को श्रवण संतुलन अंग कहते हैं। कान को श्रवण संतुलन अंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे सुनना जाता है और किसी भी चीज़ को सुनकर संतुलन बनाता है हमारे अंगों को, ठीक है। क्योंकि यह श्रवण हियरिंग के साथ साथ बॉडी बैलेंस रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। कान एक जो है श्रवण संतुलन अंग होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है कि श्रवण के साथ साथ सुनने के साथ साथ बॉडी बैलेंस में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है कान, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, कान के संरचना देखिए, 5 नंबर में पूछेगा तो कान के बारे में, कान का संरचना में देखिए, कान के संरचना जो है
तीन तरह के भागों में इसे विभक्त किया गया है। पहला है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा है मिडिल ईयर और तीसरा है इनर ईयर। ठीक है, यह बाह्य कर्ण जो होता है यह बाहरी भाग होता है कान का। ठीक है, मिडिल ईयर होता है जो कान के आंतरिक और बाह्य भाग के बीच का भाग होता है, और अंतःकर्ण जो होता है जिससे सीधा सीधा ऑडिटोरी नर्व जुड़ा होता है, ये अंतःकर्ण होता है। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को मैं बताता हूँ, मैं बी वाला जो है चर्चा करता हूँ मध्यकर्ण के बारे में। ठीक है, देखिए यह एक गुहा या कैविटी रूपी रचना होती है जो टेम्पोरल अस्थि में स्थित होती है। देखिए यह जो है यह एक कैविटी के अनुसार जो है यह रचना होता है जो टेम्पोरल अस्थि में स्थित होता है। जो मिडिल ईयर होता है ना, यह एक कैविटी के अनुसार एक रचना होता है, स्ट्रक्चर होता है जो टेम्पोरल बोन में स्थित होता है। समझ गए, तो इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, मिडिल ईयर जो होता है, मिडिल ईयर या ग्रसनी या फेरिंग्स, ग्रसनी या फेरिंग्स वही होता है, और मिडिल ईयर या फेरिंग्स के बीच एक नलिका पाई जाती है। ठीक है, जिसे यूस्टेचियन नलिका कहते हैं। मिडिल ईयर जो होता है ना, मिडिल ईयर जो मध्य कर्ण होता है उसके और जो ग्रसनी यानी जो फेरिंग्स है उसके बीच में एक नलिका पाया जाता है जिसे यूस्टेचियन नलिका कहते हैं। समझ गए। तो मिडिल ईयर कहाँ होता है, एक कैविटी में होता है जो कहाँ स्थित होता है, टेम्पोरल बोन में स्थित होता है, टेम्पोरल अस्थि में स्थित होता है। ठीक है, मिडिल ईयर जो है वह मिडिल ईयर और फेरिंग्स के बीच जो है एक नलिका होता है जिसे हम लोग यूस्टेचियन नलिका कहते हैं। समझ गए। चलिए श्रवण अस्थियाँ, प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 श्रवण अस्थियाँ पाई जाती है। मतलब प्रत्येक कहा जाए तो दोनों, मतलब जो श्रवण एडिटरी जो ऑसिलस होता है, आप सभी से पूछेगा कि बताइए कि ऑडिटरी ऑसियल्स, समझ गए ना, श्रवण अस्थियाँ कौन कौन सी होती है। तो देखिए प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 श्रवण अस्थियाँ पाई जाती है। एक होता है मैलियस, एक इनकस और एक स्टेपिज। यह जो है आपका मध्य जो है, यह जो है आपका मध्य कान का यही 3 हड्डी होता है। समझ गए। और यही जो स्टेपिज होता है यह सबसे छोटी भी हड्डी है शरीर के। समझ गए। तो मैलियस, इनकस और स्टेपिज तीनों याद रखिएगा। ओके, चलिए मैलियस के बारे में देखिए। मैलियस सबसे बड़ी श्रवण अस्थि है जो कि हथौड़े के आकार की होती है। मैलियस जो होता है यह सबसे बड़े जो है श्रवण मतलब ऑडिटोरी ऑसिलस है जो हथौड़े हैमर के जो है समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे दूसरा है इनकस। यह निहाई एनविल के आकार की श्रवण अस्थि है जो मैलियस एवं स्टिपज के बीच में पाई जाती है। समझ गए। यह किसके आकार का है, तो एनविल निहाई के आकार की श्रवण अस्थि है, सुनने वाला अस्थि है जो मैलियस एवं स्टिपज के बीच में पाया जाता है। समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा स्टेपिज है। समझ गए। यह शरीर की सबसे छोटी अस्थि है जो कि घोड़े के जीन की रकाब स्टीरप के आकार की होती है। समझ गए। जो ये घोड़े के नाल जो होता है ना, घोड़े के नाल के समान जो ये होता है। समझ गए। और यह सबसे छोटी होता है। समझ गए। तो यही जो है आपका तीनों मध्य कर्ण का हड्डी होता है, मैलियस, इनकस और स्टेपिज। समझ गए। मैलियस हथौड़े के समान होता है, समझ गए, जो सबसे बड़ा भी होता है। समझ गए। इनकस जो होता है, इनकस का जो आकार होता है निहाई के आकार का होता है, और यह मैलियस और स्टिपज के बीच होता है। जो स्टिपज होता है यह सबसे छोटी अस्थि होता है जो घोड़े के जीन के रकाब के आकार का होता है। समझ गए। तो आपका मध्य कर्ण यहाँ पे समाप्त होता है, यानी कान समाप्त होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, लसिका पर्व किसे कहते हैं, इसकी रचना एवं कार्यों को लिखिए। ठीक है, लिम्फ नोड्स और इसका स्ट्रक्चर फंक्शन पूछेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं लिम्फ नोड्स होता क्या है। लसिका पर्व क्या है, यह एक ग्रंथि होती है। देखिए यह एक क्या है, ग्रंथि है। ठीक है, जो लसिका प्रणाली लिम्फ सिस्टम की लसिका वाहिनियों में बीच बीच में अंडाकार की आकृति के रूप में स्थित होती है। ठीक है, इनके एक तरफ की किनारे पर थोड़ा सा खात डिप्रेस्ड एरिया होता है जिसको हाइलस कहते हैं। इसमें से रक्त वाहिनी या लिम्फ वाहिनी प्रवेश करती है या जो है क्या होता है, बाहर निकलती है। समझ गए। इनके मुख्य वर्ग जो होता है गर्दन, छाती, बगल, उदर और जांघ में स्थित होता है। देखिए लिम्फ नोड्स लसिका पर्व क्या होता है कि ये एक ग्रंथियाँ होती है। यह एक क्या है, यह एक ग्रंथियाँ होती है, यह एक क्या है, ग्लैंड्स होती है। समझ गए। जो लसिका प्रणाली की
लसिका वाहिनियों के बीच बीच में अंडाकार की आकृति के रूप में स्थित होती है। मतलब ये जो ग्रंथियाँ होती है ना, लिम्फ जो नोड्स होता है, ये आपके लसिका वाहिनी जो होता है, जो लिम्फ वेसल्स है, उसके बीच में जो है एक क्या होता है, एक अंडे के आकार का ये क्या होता है, एक किनारे किनारे पर होता है अंडाकार आकृति में, समझ गए, ब्लड लिम्फ वेसल्स में, समझ गए। इसके एक तरफ के किनारे पर जो है, समझ गए, तो लिम्फ नोड्स क्या होता है, तो लिम्फ नोड्स देखिए ग्रंथियाँ होती है, जो क्या होता है कि जो लसिका प्रणाली, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, जो यह है एक जाल नुमा जो है बिछा हुआ होता है शरीर में, उसमें वाहिका में, उस लिम्फ के वाहिका के बीच बीच में जो है अंडे के आकृति के जो है यह स्थित होता है, समझ गए, अंडाकार आकृति में। इस इनके एक तरफ जो होता है, जो अंडाकार जो आकृति होता है, उसके एक तरफ जो है थोड़ा सा खात होता है, मतलब डिप्रेस एरिया होता है, धंसा हुआ एरिया होता है, जिनको हाइलस कहते हैं, समझ गए। इसमें से रक्त वाहिनी या लिम्फ वाहिनी प्रवेश करती है। इसमें से क्या होता है कि रक्त वाहिनी या लिम्फ वाहिनी जो है प्रवेश करती है अथवा बाहर निकलती है, मतलब प्रवेश करती है और बाहर निकलती है, किससे, इस जो है लसिका पर्व से, समझ गए। इनके मुख वर्ग जो है, मतलब मुख जो है जगह इसका होने का, वो गर्दन होता है, छाती होता है, बगल के एरिया होता है, उधर पेट का एरिया होता है और जांघ का एरिया होता है। यहाँ पे जो है आपके लिम्फ नोड्स जो है स्थित होता है, समझ गए। तो लिम्फ नोड्स क्या होता है, समझ गए कि लिम्फ नोड्स जो है एक ग्रंथियाँ होती है, जो लसिका प्रणाली, मतलब लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है, या जो लसिका वाहिनी होती है, इसके बीच बीच में कहीं कहीं अंडाकार आकृति का जो है एक रूप में स्थित होता है, जो एक तरफ से थोड़ा खास होता है, खात होता है, मतलब धंसा होता है, जिसे हाइलस कहते हैं। अब इस हाइलस वाले भाग से, धंसे हुए भाग से क्या होता है कि रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स या लिम्फ वाहिनी, लिम्फ वेसल्स, ठीक है, प्रवेश करती है अथवा बाहर निकलती है, ठीक है। इनके मुख जगह गर्दन, छाती, बगल, उदर, जांघ, ये सब होता है, समझ गए। चलिए, लसिका पर्व की संरचना क्या होती है, देख लीजिए। लसिका पर्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड, देख लीजिए। लसिका पर्व की बाह्य रचना संयोजी की उत्तक से बनी होती है, जिसमें कुछ चिकनी पेशियाँ के तंतु भी होती हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा शरीर सब जो है कनेक्टिव टिश्यू से, संयोजी ऊतक से बना है, तो लसिका पर्व भी जो है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक से और कुछ चिकनी पेशिया से के तंतुओं से, फाइबर से बना है, ठीक है। लसिका पर्व की बाह्य रचना के हाइलम से एक तंतु बंध, जिसको ट्राबैकुला कहते हैं, यह पर्व के अंदर जाता है, जिसे पर्व टेढ़े मेढ़े दो भागों में विभाजित होता है। दो भाग लसकीय ऊतकों से भरा होता है तथा कैप्सूल से ढका होता है। मतलब कहा जाए, जो लसिका पर्व होता है, इसके रचना में जो हाइलम, जो खात होता है, उससे होते हुए जो है अंदर की तरफ जो है क्या जाता है, तंतुबंध, मतलब फाइबरस बैंड जाता है, जो क्या करता है कि दो भागों में टेढ़े मेढ़े विभाजित होता है, और दोनों भाग जो होता है लसकीय ऊतकों से भरा होता है तथा ऊपर से कैप्सूल यानी आवरण से ढका होता है। और ये जो है आपका रचना जो है होता है किसका, लिम्फ नोड का, समझ गए। चलिए, अब देखिएगा यहाँ पे ये पर्वों को विभाजित करते हैं और सहारा देते हैं, ठीक है। ये लसिका पर्वों के अंदर रक्त वाहिनियों को प्रबंध करते हैं। जो खात होता है, जो हाइलम है, उससे होकर जो है अंदर जो है एक फाइबरस बैंड, तंतुबंध प्रवेश करता है, वो दो भागों में जो है लिम्फ को विभाजित कर देता है। अब ये जो दो भाग में जो पर्व विभाजित हो जाता है, ये क्या होता है कि उसको सहारा देता है और लसिका पर्व के अंदर जो है रक्त वाहिनियों का मैनेजमेंट करता है, प्रबंध करता है, समझ गए। लसिका पर्व जो होता है पैरेन्काइमा दो भागों कॉर्टेक्स और मेंडुला में विभाजित होता है, ठीक है। जो लसिका पर्व होता है, इसका जो पैरेन्काइमा होता है, दो भाग कॉर्टेक्स और मेंडुला में विभाजित होता है, ठीक है। अब इसके जो है फिगर के माध्यम से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, संपूर्ण शरीर में यह जो है एक जाल सा बना होता है, समझ गए ना। और लसिका क्या होता है, तो समझ लीजिए, लसिका जो होता है यह एक जो है रंगहीन, चिपचिपा, सफ़ेद कलर का जो है यह एक क्या होता है, तरल होता है, जो शरीर में ऊतकों को क्या करता है, नमी प्रदान करता है। यह जो है वाहिका विहीन होता है, समझ गए। इसमें जो है जैसे ब्लड वेसल्स अपने नलिका में रहता है ना, तो ये लसिका जो होता है, यह जो है लसिका का कोई जो है वेसल्स नहीं होता है। यह ऊतकों के बीच में जो है ब्लड वेसल्स से रिसाव के कारण निकलते रहता है, ठीक है। इसमें कोई कलर नहीं होता है, सफ़ेद कलर के चिपचिपा होता है, जो शरीर को सुरक्षा देने के हिसाब से होता है, समझ गए।
यह क्या करता है, व्हाइट ब्लड WBC के समान ही शरीर में ये काम करता है। समझ गए? चलिए, तो ये समझ गए। देखिए, एक हो गया कॉर्टेक्स और एक हो गया आपका क्या चीज़, मेंडुला। मेंडुला ये अंदर हो गया, कॉर्टेक्स ये बाहरी वाला हो गया। और यही जो है देखिएगा आपका, जैसे ये ब्लड वेसल्स अंदर गया है, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका इसी होकर जो ये धंसा हुआ है जो भाग देख रहे हैं ना, ये धंसा हुआ भाग है जिस होकर ब्लड वेसल्स गया है, तो यही खात हो गया, इसी होकर जो है ब्लड वेसल्स अंदर गया है। और यहाँ पे देखिए दो भाग, एक भाग इधर और एक भाग इधर में विभाजित कर दिया है। समझ गए? जिससे क्या होता है कि अंदर ये जो गया हुआ ब्लड वेसल्स है इसका प्रबंध करने का काम करता है, और यही जो है लिम्फ नोड होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, लसिका पर्व में लसिका हमेशा एक ही दिशा में बहता है। ये अभिवाही लसिका बहिकाव एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स द्वारा होता है। अभिवाहिक लसिका वाहिनी लसिका पर्व के एक हल्के छिद्र से निकलती है जिसे हाइलस कहते हैं। रक्त शिराएँ भी इसी छिद्र से प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस पूरे लसिका पर्व में लिम्फ नोड में हाइलस जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इसी हाइलस के द्वारा लिम्फ नोड में लसिका पर्व में ब्लड वेसल्स अंदर जाती है और फिर जो है वहाँ से वापस आती है। समझ गए? और इसी से होकर जो है आपका क्या होता है, लसिका वाहिका भी जो है इसी हाइलस के द्वारा जाती है। लेकिन एक चीज़ होता है कि जो लसिका पर्व में जो लसिका का बहाव होता है वो हमेशा एक ही दिशा में होता है। समझ गए? एक ही दिशा में लसिका का बहाव होता है। तो एक बात समझ लीजिए, लसिका पर्व अलग है, लसिका अलग है। लसिका एक तरल पदार्थ है, समझ गए ना, जो रक्त के समान है, लेकिन रक्त चूँकि लाल हो जाता है हीमोग्लोबिन के कारण, WBC का रंग सफ़ेद होता है। तो ठीक ये जो है WBC की तरह होता है लसिका, जो क्या होता है कि एक जो है ब्लड वेसल्स से छनने के बाद जो है रिसाव के कारण यह जो है लसिका मिलता है। समझ गए? जो शरीर को जो है सुरक्षा प्रदान करता है, विभिन्न तरीक़ों से कार्य करता है। समझ गए? चलिए देख लीजिए क्या कार्य करता है। पहला कार्य है, यह क्या करता है, कोशिका विभाजन में अपना रोल निभाता है। ठीक है, दूसरा काम है, यह क्या करता है कि फैगोसाइटोसिस का काम करता है, यानी यह लसिका पर्व में लसिका को छानने का कार्य होता है। ठीक है, फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ एवं रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु यहीं पर छनकर नष्ट हो जाते हैं, अतः संक्रमण से बचाव मिलता है। तो लिम्फ नोड्स क्या करता है कि आपके लिम्फ लसिका को छानता है और भक्षक करता है। समझ गए? सेल को, समझ गए, जिससे इन्फेक्शन से जो है सुरक्षा मिलता है। ठीक है, तीसरा देखिएगा, लसिका सेलों का प्रफलन। समझ गए? प्लाज्मा सेल और टी सेल जो लसिका पर्व के अंदर प्रफलन किया है, इनको छोड़कर अन्य भागों में परिसंचरण कर सकते हैं। टी कोशिका फ्लू के वायरस तथा टीबी के बैक्टीरिया को नष्ट करके पीड़ित होने से बचाते हैं। अब आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि टी सेल जो होता है, टी सेल, ठीक है, टी सेल जो होता है, लिम्फोसाइट जो होता है, ठीक है ना, यह लिम्फोसाइट जिसको टी सेल बोलते हैं, ये क्या करता है, तो यह जो है भक्षण करता है। समझ गए? यह भक्षण करने का कार्य करता है टीबी के बैक्टीरिया को, और कोई भी फ्लू वगैरह जो हुआ रहता है इन्फेक्शन, उसके बैक्टीरिया को भक्षण करने का काम करता है। समझ गए? चलिए, रक्त की उत्पत्ति हेमेटोपोएसिस, अस्थि मज्जा से आने वाले कुछ लसिका कोशिका और मोनोसाइटों को परिपक्व करने का कार्य भी लसिका पर्व करते हैं। देखिए, रक्त की उत्पत्ति यानी अस्थि मज्जा से जो ब्लड आता है, जो लसिका आता है, उसको क्या करता है, परिपक्व करने का भाई कार्य जो है लसिका पर्व करता है, यानी रक्त का उत्पत्ति करता है। समझ गए? पाँचवा में एंटीबॉडीज बनाना। एंटीबॉडीज क्यों बनाता है? क्योंकि शरीर में लिम्फ नोड्स के अंदर बी लसिका, बी लिम्फोसाइट, समझ गए, बी लिम्फोसाइट उत्पन्न होती है। एक कीटाणुओं से टकराकर अपनी संख्या में वृद्धि करती है, जिन्हें जीवद्रव कोशिका कहते हैं, जिनसे एंटीबॉडीज या एंटीटॉक्सिन्स, ठीक है, उत्पन्न होते हैं, जो रोग को, कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। एंटीबॉडीज बनाना इसका काम होता है किसका, बी लिम्फोसाइट का। समझ गए? लिम्फोसाइट का। कुछ लसिका पर्व शरीर के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं, जैसे पेल्विक पर्व बाहरी व भीतरी धमनियाँ, ठीक है, देख लीजिए, सर्वाइकल पर्व सिर एवं गर्दन पर,
इंगुवाइनल पर्व निचले अंग में होता है, ठीक है। और एक आपका होता है, देखिए यहाँ पे आपका ये 3 चीज़ें होता है। ये पेल्विक पर्व बाहरी और भीतरी धमनिया में, सर्वाइकल पर्व सिर व गर्दन में, इंगुइनल पर्व निचले अंग में, ठीक है। तो ये आप मुख्यतः याद रखिएगा कि जो है एंटीबॉडीज बनाना इसका काम होता है, लिम्फ नोड्स का रक्त का उत्पत्ति करना इसका काम होता है, लसिका सेलों का प्रफलन यानी प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है, छानना और भक्षा करना इसका काम होता है, और कोशिका विभाजन में भी ये रोल निभाता है कौन, लसिका पर्व, ठीक है। तो आप लोग को जो है आज समाप्त हो गया यहाँ पे बायो साइंस। बाकी कुछ क्वेश्चन अगर एक आध क्वेश्चन रह गया होगा तो उसको रिवीजन वाला में हम लोग लपेट में ले लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।